जो एजुकेशन हमने की है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है जॉब नहीं मिल पाती है। क्या एजुकेशन शिक्षा क्या है आपकी? अभी मैंने जो है बीकॉम किया है, बीकॉम पास आउट हूँ, 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने जो है कंप्यूटर में जो है मैंने डिप्लोमा कर रखा है, बट उसके अकॉर्डिंग जो है जॉब नहीं मिल रही है। उनको मिल रहा है जिनके पास पैसे हैं, ठीक है, उन्हीं को सिर्फ रोज़गार मिल रहा है। तो ये कड़ी कहाँ टूट रही है? ये आप जैसे कह रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, तो ये कड़ी कहाँ टूट रही है? जी, ये कड़ी वहाँ टूट रही है जैसे कि हम गलत लोगों को वोट देके जिता रहे हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है बट एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को अगर 100% ही प्राइवेट कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं फिर उनका क्या उपयोग रहेगा? अगर पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगे तो इसके में चेंजेस आ सकते हैं, बट अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है सबको जॉब की ज़रूरत है क्योंकि सबको पैसे चाहिए होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 63। इसको आईटी हब और मेट्रो यात्री इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम जब आए तो हमें इस बात को लेकर एक बड़ा अचंभा महसूस हुआ। ये आईटी हब कहा जाता है, लेकिन जब हमने इसको खंगालने की कोशिश की तो आईटी हब में सिर्फ वही लोग रोज़गार पाते हैं इनकी शिक्षा कुछ क्षमतावान है। बाकी कहीं ना कहीं यहाँ अगर खाक छानी जाए तो यहाँ बेरोज़गारी की भी कोई कमी नहीं दिखेगी, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो हमने कुछ लोगों से बात की तो उनके द्वारा हमें पता चला कि यहाँ रोज़गार तो मिलता है, लेकिन एक ऐसा तमगा भी है, कुछ ऐसे छात्र छात्राएं भी हैं, युवा युवतियाँ भी हैं जो यहाँ संघर्ष करते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे ही कुछ युवा युवतियों से आज हम जानेंगे कि क्या आलम है यहाँ कार्य क्षेत्र का, कैसी क्या स्थिति है यहाँ। तो आज जैसा कि आप जानते हैं हम आ गए नोएडा सेक्टर 63 में। यहाँ हमको मिले हैं 3 युवा, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार। और देखिए, आजकल तो जॉब तो है नहीं इंडिया में। आप बेरोज़गारी रेट देख लो, ये अभी इंडिया में सबसे मैक्सिमम स्टेज पे है। अभी जो भी युवा कमा रहा है 15,000 20,000, इसमें क्या होने वाला है? आजकल देख लो, आने जाने का ही खर्चा हो गया 3-4 हज़ार, किराया खर्चा, बिजली खर्चा, ये सब जोड़ के उसके हाथ में कुछ बचता नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं कि बाहर रहते हैं? मैं बाहर से आता हूँ, पालम दिल्ली से यहाँ नोएडा आता हूँ जॉब करने के लिए। अच्छा। तो मेरा आने जाने का रोज़ का 4,000 का खर्चा है। अच्छा। ऊपर से फैमिली के साथ रहता हूँ तो अभी रूम का किराया बच रहा है, लेकिन अगर रूम का किराया अगर मैं जोड़ देता हूँ, हमें 15,000 के आसपास सैलरी मेरी, तो रूम का किराया ये सब जोड़ जाड़ के हटा के क्या बचेगा आप खुद ही सोच सकते हो। तो देख लो। शिक्षा क्या है आपकी? शिक्षा? मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? शुभ नाम आपका? मेरा नाम विक्रांत, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आदमी आजकल मेहनत करते हैं उस हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह रही है? कमी कहाँ रह रही है? कमी तो बस पॉपुलेशन की है, इतनी जनसंख्या है कि कहाँ तक रोज़गार दे, कहाँ तक मतलब नहीं कर पाएंगे इतना एडजस्ट। तो जैसे चल रहा है सबके साथ है, कोई सो नहीं। और हमारे जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा एक बयान आया था कि आप जॉबर नहीं जॉब क्रिएटर बनो, इससे कितने सहमत हैं आप? सहमत है, बट ये ऐसे थोड़े ना होता है कि बोल दिया जॉब क्रिएटर बनना, कोई भी फर्म चलाना, रजिस्ट्रेशन वगैरह, मतलब बहुत इतना नहीं कर पाता इंसान जितना हो मतलब। अच्छा, वे प्रोसेस बहुत लचीली है आपके हिसाब से? हाँ, तो ऐसे बोल देते हैं कि फला मुद्रा लोन, टिकटा लोन, जहाँ पे जाए कहीं कुछ फैसिलिटी है नहीं, ढंग से बात भी नहीं करता स्टाफ वगैरह, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। थैंक यू सर। शुभ नाम आपका? अंशुमन नाम है मेरा। अच्छा, आपके हिसाब से जो बेरोज़गारी रेट है अभी 45 मतलब साल के सबसे निचले स्तर पे चली गई है, तो आप इसको किस स्तर से देखते हो? और इंडिया जो दावा करते हैं लोग के, हमारे नेता दावा करते हैं विश्व गुरु बनाने का, तो आप किस स्तर से देखते हैं इसको? हम लोगों को अगर पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगे तो इसके में चेंजेस आ सकते हैं, बट अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है सबको जॉब की ज़रूरत है क्योंकि सबको पैसे चाहिए होंगे। अगर लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करें तो उस केस में ये चेंजेस हम ला सकते हैं इजीली, लेकिन इस टाइम जो मैंने बताया कि सबको जॉब की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है ज़िंदगी में आगे। पेंडेमिक के बाद आपको क्या लगता है, क्या मतलब पेंडेमिक के पहले, कोविड के पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? हाँ, इसके बाद लोगों को बस ये एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि वो इंटरनेट को ज़्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हैं उसके बाद से, तो ये एक प्लस पॉइंट कहला सकते हैं। बाकी चीज़ों में इंसान सारे मनुष्य करीबन बहुत स्लो हो गए हैं इसके बाद से, बस ये है। फिजिकली भी थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एक टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ, साथ में एक पास में कंपनी में, छोटी कंपनी में। अच्छा, क्या स्टडी कर रखी है आपने? आप BSc कर रखी इलेक्ट्रॉनिक्स से। थैंक यू। श्रृंगेश दीक्षित। क्या करते हैं आप? जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, क्या एजुकेशन क्या है आपकी? मैं बीटेक।
अच्छा, बीटेक किस फील्ड से? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो यहाँ किस ऑफिस में काम करते हैं आप? मैं काम करता हूँ TCWW। अच्छा, तो अभी जैसा कि एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा देखा जा रहा है बेरोज़गारी का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बेरोज़गारी तो मुझे लगता है कि बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या के अनुसार बेरोज़गारी भी बढ़ी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे चांसेस हैं। और मैं युवाओं को यही सलाह दूंगा कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप उदास होने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत सारे चांसेस हैं। और एक प्रधानमंत्री द्वारा एक बयान दिया गया है कि आप जॉबर नहीं जॉब क्रिएटर बने, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं यही एक रिकमेंड करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था एक आत्मनिर्भर भारत, तो हमने यही करना है कि हमको एक आत्मनिर्भर भारत की योजना को लेकर के आगे हमको खुद से ही अपनी एक जॉब क्रिएटर, एक जॉब मेकर बनना है, जिससे कि हमारी बेरोज़गारी जो है वो भी कम होगी। और आपको मैंने पहले ही बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ हमारी बेरोज़गारी जो बढ़ रही है। मेरा शुभ नाम अमित कुमार यादव हुआ। कहाँ से अपन? मैं पटना बिहार से हूँ। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं एक देश में बहुत ज्वलनशील मुद्दा है बेरोज़गारी का, इसको कैसे देखते हैं भारत के युवा? हम युवा पीढ़ी से बिलोंग करते हैं और हमारा ये सोच है कि हम लिटरेसी मतलब पॉवर्टी को दूर करने के लिए सबसे पहले लिटरेसी पे ध्यान देगा। हर एक माँ, हर एक पिता का ये दायित्व होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा, बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके, ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छा अपना स्कोप बनाए और एक बेटर लाइफ जी सके। क्या करते हैं अभी आप? मैं एक BMS फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से एक प्रधानमंत्री द्वारा एक बयान दिया गया था कि आप लोगों को जॉबर नहीं जॉब क्रिएटर बनना है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री ने जो कहा इसमें आपसे मैं पूरी तरीके से सहमत तो नहीं हूँ, बट उन्होंने जो कहा वो एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छी सोच है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। रावत संग नाम है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? UP। अच्छा, तो सर जैसा कि आप अभी एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है बेरोज़गारी का, लगातार अखबार में आर्टिकल निकलते हैं कि बेरोज़गारी पिछले 45 साल के सबसे निचले स्तर पे है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो बात सही है कि जिस वक्त जैसे हमने जो क्वालिफ़िकेशन की है, जो एजुकेशन हमने की है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो जॉब नहीं मिल पाती है। क्या एजुकेशन, शिक्षा क्या है आपकी? अभी मैंने जो है BCom किया है, BCom पास आउट हूँ, 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने जो है कंप्यूटर में जो है मैंने डिप्लोमा कर रखा है, बट उसके अकॉर्डिंग जो है जॉब नहीं मिल रही है। अभी क्या वर्तमान कार्य क्या करते हैं आप? अभी हम जो है सर BPO में लगे हैं, टेलीकॉलर की जॉब है, अभी यही कर रहे हैं टॉली। तो मतलब वहाँ से आप यूँ सेटिस्फाई वेतन मिलता है आपको, नहीं मिलता? देखिए सर, अगर सेटिस्फाई होता तो हम ऐसे इधर उधर ना भटकते, क्योंकि जो हमने क्वालिफ़िकेशन की है, जिसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, बैंकिंग की पढ़ाई की है, उसके अकॉर्डिंग तो ये टेलीकॉलर अलग प्रोसेस हो गया फिर। तो अभी हम सेटिस्फाई थोड़ी हैं इससे बस। तो क्या आप मतलब आप खुद चाहते हैं कि आप खुद अपनी क्षमता का उपयोग पूरी तरीके से करें? जी, जो मैंने क्वालिफ़िकेशन की उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को जॉब मिलेगी तो वो मेरे लिए एक बेहतर होगा, क्योंकि जो चीज़ हमें आती है अगर उसके रिकॉर्डिंग हमें वर्क मिले तो हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं, अपना लाइफ जो है और अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी जो हम बस एक सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरी जॉब को पकड़ के बस हम एक सर्वाइव कर रहे हैं बस, और कुछ। मेरा नाम कंचन कुमार। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ रेड क्लिफ लैब। अच्छा, क्या एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन मैंने BSc किया हुआ है। तो BSc के अकॉर्डिंग आपको मतलब रोज़गार मिल रहा है? नहीं मिला, रोज़गार मुझे नहीं मिला, ठीक है। और मैंने यहाँ तक कि मैंने इंटरव्यू भी दे रखा है कुछ जगह पे, ठीक है, पर एजुकेशन के हिसाब से मुझे कोई भी रोज़गार नहीं मिला। रोज़गार उनको मिल रहा है जिनके पास पैसे हैं, ठीक है, उन्हीं को सिर्फ रोज़गार मिल रहा है। तो ये कड़ी कहाँ टूट रही है? ये आप जैसे कह रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, तो ये कड़ी कहाँ टूट रही है? जी, ये कड़ी वहाँ टूट रही है जैसे कि हम गलत लोगों को वोट देके जिता रहे हैं। कैसे गलत लोगों से तात्पर्य आपका? जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे। नहीं, तो गलत लोगों से आप खुल के बोलिए। कोई देखिए गलत लोगों में या तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, अभी जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और अभी जैसा एक हाल ही में एक सूचकांक आया था जिसमें भारत में बेरोजगारी 45 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई, इसको कैसे देखते हैं आप? भारत में बेरोज़गारी, बात तो सही है आपका। देखिए हमारे यहाँ जितने भी युवा हैं, ठीक है, आप देख लीजिए मेरे साथ ही कितने युवा अभी काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। सारे 12th पास, कोई BSc कंप्लीट, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है।
तो ये मतलब पढ़ने का कोई वो नहीं है, ठीक है, कि आप पढ़ के ही जॉब पा सकते हैं, ठीक है, इसका कोई वो नहीं, जॉब नहीं मिल रही है। और जो सरकार द्वारा जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो बड़ी बड़ी योजनाओं का जो बखान प्रचार किया जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। शिक्षा के अनुसार तो नहीं है। अभी देश में क्या चल रहा है, जिस चीज़ की हम पढ़ाई कर रहे हैं 80% लोग उसमें से दूसरी फील्ड में काम करते हैं, ये आपने भी देखा होगा, ये सब जानते हैं। अभी क्या हो रहा है, हमारी जो सरकार है वो गवर्नमेंट नौकरियां भी ख़त्म करती जा रही है। अब जैसे आपने आर्मी का देखा होगा, रेलवे का आपने देखा होगा, और भी फील्ड है, अब सब लोगों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके बहुत है, सरकार से बहुत कुछ कहना है इस चीज़ के बारे में। ये तो सरकार एक बात है, प्राइवेटाइजेशन को भी तो बढ़ावा दे रही है। सरकार का कहना है कि इन सभी महकमों में सुधार के लिए प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है, बट एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को अगर 100% ही प्राइवेट कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं फिर उनका क्या उपयोग रहेगा। इससे अच्छा तो फिर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो सब लोग अपनी मर्ज़ी से करेंगे, फिर ये होता है। तो जिस हिसाब से अभी बेरोज़गारी है देश में, जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हम जो शिक्षा अर्जित करते हैं उस हिसाब से हमको कार्य नहीं मिलता है, हमें क्या किसी भी युवा को नहीं मिलता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या हमारा शिक्षा तंत्र कहीं से कमज़ोर है या कहीं ना कहीं हम हमारी क्षमताओं का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाते? देखिए सर, दोनों चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं। शिक्षा तंत्र भी हमारा कमज़ोर है। आपने जैसे देखा होगा बिहार बोर्ड जी, यूपी बोर्ड, इनका अगर आप देखेंगे, इनका आप एग्जाम्पल लेंगे तो इनमें आप देखिए कितना भ्रष्टाचार है। यूपी में आप जाके देखिए, आप बिहार में जाके देखिए किस तरह से बच्चे पास हो जाते हैं, वहाँ के सरकारी स्कूल के टीचर को आप देखिए। तो ये सब चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक शिक्षा का बढ़ावा नहीं होगा। अब जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, केंद्र में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो और राज्य हैं उनको भी इनके साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को चाहिए होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है। आज की डेट में हर किसी की ज़रूरत है। अगर तो शिक्षा व्यवस्था जो है उसको और ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे किया जाए, इसका अगर आप कुछ सुझाव दे पाएँ तो? ट्रांसपेरेंट तरीके से यही है कि इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब तक कैसी हो वो पॉलिसी, कैसी हो अगर आप बता पाएँ तो? पॉलिसी कैसी हो? पॉलिसी इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो लोगों से एक राय ली जाए इसके बारे में कि भाई क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सरकारी स्कूल में क्या सुविधाएं चाहते हैं। हर कोई आज की डेट में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि सब लोग प्राइवेट में क्यों भाग रहे हैं, सरकारी में कोई क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर सरकारी स्कूल में सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे वहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो शिक्षा में सुधार ज़रूर होगा। और जैसा आपने स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा की, तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू में स्वास्थ्य के बारे में भी चाहूँगा कि हम देखते हैं सरकारी अस्पताल हर जगह अवेलेबल है, पर उनमें जो स्टाफ है या उनकी जो कार्य प्रणाली है वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रश्नों से घिरी रहती है। तो इस हिसाब से अगर आपका सुझाव हो कुछ तो वो सादर आमंत्रित है। उसमें जो भ्रष्टाचार वाला है, उसमें सरकारी अस्पताल वाला है, उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। सरकार अगर मान के चलिए 5 लाख रुपए ऊपर से दे रही है किसी स्कीम के लिए, तो नीचे तक आते आते वो केवल 1 लाख रुपए ही बचता है। जो 4 लाख रुपए हैं वो बीच में ही खा लिए जाते हैं। जब तक ये चीज़ नहीं बदली जाएगी तब तक देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और गवर्नमेंट को रोजगार के लिए क्या क्या संभावनाएं मतलब तलाशनी चाहिए, ये लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा मैं आपसे। गवर्नमेंट से सबसे पहले तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो सरकारी नौकरियों को ख़त्म ना करें। प्राइवेटाइजेशन में आप बढ़ाइए, बट सरकारी नौकरियों को ख़त्म ना करें, क्योंकि सरकारी नौकरी ख़त्म होने से जो देश के युवा हैं, जो बेरोज़गार लड़के हैं, उनमें गलत मैसेज जा रहा है। सरकार के प्रति, देश के प्रति एक गलत छवि बन रही है। सरकार को उस छवि को दूर करना होगा। अब जैसे अग्निवीर का आप एग्जांपल ले लीजिए। अग्निवीर एक अच्छी योजना है, बट सरकार इसको अप्लाई नहीं कर पाई, अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाई, बता नहीं पाई, अपनी बात सरकार लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है। मेन कारण ये है। जिस दिन सरकार अपनी बात अच्छे से लास्ट आदमी तक अपनी बात पहुंचाएगी, तब जाके कुछ ना कुछ सुधार जरूर मिलेगा, सरकार को भी और लोगों को भी। बहुत पते की बात कही आपने कि अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति तब जब सरकार की बात और उसके हक और अधिकार जब उसको मिलने लगेंगे तो निश्चित ही भारत तरक्की करेगा। थैंक यू सर। जैसे कि आज हमने बेरोजगारी के ऊपर खाक छानने का काम किया नोएडा सेक्टर 63 में, यहाँ हमने युवाओं से और कई ऐसे लोगों से जाना कि क्या वो अपने काम से संतुष्ट हैं या नहीं। इसको लेकर हमारे पास कई युवाओं के ऐसे रिएक्शन आए हैं, ऐसे उनके उत्तर आए हैं, जो स्वाभाविक सी बात है। अगर हमने उनको जाना तो सब में यही पाया कि या तो वो अपनी क्षमताओं का या अपनी शिक्षा का
कहीं ना कहीं यूटिलाइज थोड़ा कम तरीके से कर पा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ऐसे ही तमाम रोचक अब आपको एक किस्से मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।